हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफाइन स्टडी चैनल। आज का हमारा यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मीन्स एनआरए पर, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। दोस्तों, अब एनआरए के द्वारा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि क्या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या एसएससी के एग्ज़ाम्स भी सीईटी के माध्यम से ही लिए जाएंगे? इन सभी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनआरए को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितने लोग लेते हैं, 1 लाख करीबन 1,25,000 वैकेंसीज हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में अराइज करते हैं, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग इसको लेते हैं। ये बस 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंक्स के लिए आईबीपीएस है और बाकी सरकारी कामों के लिए एसएससी है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आंकड़े लिए जाएं तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोग बारी बारी से हर एग्जाम को देते जाते हैं। मतलब पहले मैंने आरआरबी दे दिया, उसके बाद एसएससी भी दे दिया, उसके बाद आईबीपीएस भी दे दिया। मैं सारे पूरे साल में मैं एग्जामिनेशन ही देता रहता हूँ जब तक मेरे को काम मिल नहीं जाता है। तो अब एटलीस्ट एक लेवल इसमें कम हो जाएगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर लेके उसमें भर्ती करना चाहती है तो वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम के बेसिस पे जो स्कोर्स मिलेंगे उनको लेके अगले लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा एसएससी के, आरआरबी के और आईबीपीएस के, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, वो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन है, टायर 1 एग्जामिनेशन है, उसको कंडक्ट करेगी। ये फुल्ली ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और उसके स्कोर्स जो हैं वो इमीडिएटली कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे वो किसी भी एजेंसी में अपना, या एसएससी हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, उस स्कोर के आधार पे वो अप्लाई करके अगले लेवल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। अब 3 ही एजेंसीज को पहले लिया है हमने, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ये स्टेबलाइज होता जाएगा तो सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज में इस स्कोर को एक्सेप्टेंस देने की, इसको एक्सपैंड करने की भी हम सोच रहे हैं। तो इसमें फायदा ये होगा कि स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, एक ही करिकुलम होगा, एक पाठ्यक्रम के अनुसार एग्जाम दिया जा सकता है। हर जिले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर जिले में एग्जामिनेशन सेंटर्स एटलीस्ट एक, और जहां कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो मोर देन एक, सेवरल सेंटर्स खोले जाएंगे, सो दैट ये जो अर्बन बायस है, जो दूर दराज इलाके में जो सेंटर्स नहीं हैं, अब हर जिले में ये सेंटर खोले जाएंगे। तो दिस विल बी अ बिग बोन फॉर वुमेन, for the poor and the rural candidates. There will be a standard degree of difficulty. So nobody can say that that exam was easy, this exam was difficult. There will be standard degree of difficulty. And another important thing is ये multiple languages में होंगे. The initial attempt is to make it in at least 12 languages, 12 Indian languages, so that people from different parts of the country, they can take part in the examination and increase the representation in the central government jobs. Next, please. The common eligibility test, as I mentioned, was a first level test to shortlist the candidates. The scores will be valid for 3 years.
Means same scores you can use for 3 years, and you also have an opportunity to improve your score by giving the examination again. And the best score in all your attempts will be taken for the purposes of the recruitment. Next, please. So in short, when I give you the picture, it is a common registration portal जहाँ पे एक ही registration portal पे candidate को register करना होगा. Question bank with same degree of difficulty, एक question bank होगा जिसमें से central server बहुत secure manner में रखा जाएगा. वो टेस्ट सेंटर में सिक्योरिटी के साथ जाएगा विथ ऑल दी प्रोटोकॉल्स विच आर रिक्वायर्ड, द टेक्नोलॉजिकल फायरवॉल्स एक्सेट्रा उसमें होंगे, और फाइनली वो स्कोर्स जनरेट हो जाएंगे जो 3 साल के लिए उनको वैलिड होगा. सर मेरा सवाल जितेंद्र सर से है. सर एक बात बताएं कि इसमें उम्र को लेके आपने कहा कि एज बार वो किस तरीके से होगा. मान लीजिए रेलवे में उम्र की कोई सीमा है, बैंक में कुछ सीमा है, एसएससी की कुछ सीमा है, तो क्या इसमें कोई कॉमन उम्र की सीमा होगी या फिर ऐसा? नहीं, देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट में जिस प्रकार की सीमाएं पहले से निर्धारित है वही रहेंगी यहाँ पर भी, और बाई एंड लार्ज अलग सीमाएं नहीं है. मतलब कॉमन जो सर्विस रूल्स में जो एज लिमिट है वो उसी तरह से रहेगी. भले अब जैसे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए थोड़ी सी एज लिमिट अलग है, कुछ दिव्यांगों के लिए अलग है, तो दैट रूल्स रिमेन्स एज इट इज, दैट हैज नॉट बीन टच्ड. दिस इज ओनली टू ब्रिंग इन ईज ऑफ सिलेक्शन बाई ओवरकमिंग वन स्टेज, फर्स्ट स्टेज, और बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा गया. 52. मेरा सवाल जितेंद्र सर से है. सर जिस तरह से एनटीए बना था आज से 2-3 साल पहले, तब जो है स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से अप्राइज करने के लिए उन्हें मॉक टेस्ट भी देने की इजाज़त दी गई थी, और ताकि वो कंप्यूटर वगैरह से फेमिलियर हो जाए. जो नेशनल रिक्रूट ये एजेंसी बन रही है, क्या जो पेपर 2 साल में होने, मतलब साल में 2 बार होने वाले हैं, क्या जो कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वो मॉक टेस्ट पहले दें, ताकि जो है वो अप्राइज हो सके टेक्नोलॉजी से किस तरह, क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आएंगे, कई लोग जानते भी नहीं है कि ऑनलाइन में कैसे दिया जाएगा, कैसा फॉर्मेट होगा, क्या ऐसे मौके दिए जाएंगे? बल्कि उनको ये फ़ायदा रहेगा. एक तो जैसे आपने कहा, आपकी बात से ही जुड़ती बात है कि यकीनन दी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अथॉरिटीज़ ये भी सुनिश्चित करेंगी वहाँ प्रशिक्षण भी किया जाए, अवेयरनेस भी होगी. वो शायद प्रेजेंटेशन में आया भी बीच में. और साथ ही साथ जो लोग दूर दराज, जैसे आपने कहा, हु हैड नो एक्सेस एट ऑल, वो ऐसे लोग हैं जो पहुंच ही नहीं पाते थे सेंटर तक, वो कम से कम अब इस स्थिति में होंगे, सेंटर पे पहुंचेंगे और वहां उनका प्रशिक्षण होगा. सो दिस इज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू फॉर देम. ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम लेगी 2.5 करोड़ या 300 बच्चों का, ये केवल प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा या टायर 2 बाद में जो रिटेन होता है उसके लिए क्या अलग अलग तीनों एजेंसी अपनी लेगी एग्जाम, या यही बाद में भी करेगी? नहीं, आपने जैसा कहा ये प्रीलिमिनरी होगा, क्योंकि बाद में स्वाभाविक है कि उसका स्वरूप बदल जाता है. द टेनर एंड टोन ऑफ द एग्जाम विल चेंज, क्योंकि पहला बाई एंड लार्ज करिकुलम भी एक ही जैसा होता है, वो बेसिकली एलिमेंट्री है. उसके बाद मान लीजिए किसी ने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर की नुक्ता नज़र से ही उसके क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, और सिलेक्शन भी उसी तरह की होगी, क्योंकि उनके पास मेरिट लिस्ट होगी एम्प्लॉयर के पास, उसके सामने होगा कैंडिडेट का प्रोफाइल, और कैंडिडेट उसी के लिए अप्लाई करेगा. तो आपका कहना ठीक है, प्रीलिमिनरी स्टेज एलिमिनेट हुई है. दूसरी करने में थोड़ी दिक्कत है, कोई रेलवे में या कोई जाएगा, कोई एसएससी के नौकरियों के लिए जाएगा. 56. सर उसी सवाल पे, मतलब आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस जो बैंक, ये एबॉलिश नहीं हो रहे हैं? नहीं, एबॉलिश करने की बात नहीं है. हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो उनका पहला टेस्ट है, और ये अभी चूंकि नया प्रयोग है और नया इंटरवेंशन, नया रिफॉर्म है, तो टू बिगिन विद 3 इसमें शामिल है. आगे चल के और इसी अनुभव के आधार पर बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी शामिल किया जा सकता है. नहीं, जैसे अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मैं फर्स्ट राउंड ये देता हूँ, मुझे जितने भी मार्क्स स्कोर में जितने आएंगे वो लेके मुझे फिर इन तीनों एजेंसी में से जो भी नौकरी जहाँ भी वहाँ मैं जा सकता हूँ. अगर आप उस लेजिटिमेट लिस्ट में आ जाते हैं, तो अब आपको जो एडवर्टाइजमेंट अगली आएगी, मान लीजिए बैंकिंग की, तो आपने उसको अप्लाई किया, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, दोनों की अगर अनुकूलता मिल गई तो आपको नौकरी मिल गई, या आपकी सिलेक्शन हो गई फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट, विच विल ऑफ कोर्स बी मोर स्पेशलाइज्ड टेस्ट, क्योंकि आपके जॉब की नौयत और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेकिन जो उसने पहले एक टेस्ट करना था, उससे आप बच गए, वो भी बच गए कंडक्ट करने से, और आपको वो दुविधा नहीं रही कि आपको जगह जगह
20 सेंटरों पे जाना पड़े या 20 जगह। और उसमें क्या होता था तो कई बार आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे कि साहब चलिए इस बार वो करेंगे, उसमें नहीं अपीयर होते। अब इसमें आपके लिए खुल गया, आप हर जगह एलिजिबल हो गए। तो दोस्तों अब हम लोग पीआईबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि कैबिनेट के द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मीन्स एनआरए को अप्रूव कर दिया गया है। तो सवाल उठता है एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। तो दोस्तों यह एक मल्टी एजेंसी बॉडी है। अगर साधारण बोलचाल भाषा में बोला जाए तो यह एक बहुत से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी को मिलाकर एक एजेंसी बनाई गई है, जो फिलहाल सिर्फ रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस के लिए ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। बाकी एजेंसीज़ को अभी धीरे धीरे जोड़ा जाएगा और इसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ 3 गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ही ऐड कर रही है, रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस। इन तीनों के ही एग्ज़ाम को ये एनआरए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो ये एक कॉमन एग्ज़ाम कराएगी जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कहा जाएगा। यह सीईटी सिर्फ प्री एग्ज़ाम के लिए ही होगा। जैसा कि अभी तक हम लोग रेलवे सीबीटी 1, एसएससी प्री और आईबीपीएस के प्री एग्ज़ाम को अलग अलग देते थे, मीन्स जितने भी प्री एग्ज़ाम होते थे वो हम लोग अब अलग अलग देते थे, पर अब इनके लिए एक ही प्री एग्ज़ाम कराया जाएगा। बाकी के जो प्री के बाद जो मेंस और इंटरव्यू होते हैं वो वही एजेंसीज़ जैसे रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस द्वारा ही कराए जाएंगे। इसमें मैट्रिक लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे और हर लेवल का अलग अलग एक कॉमन सिलेबस बनाया जाएगा। इसका मतलब अगर आप ग्रेजुएट लेवल के सीईटी को पास करते हैं तो आप ग्रेजुएट लेवल के गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स के मेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस सीईटी के स्कोर को 3 साल तक वैलिड माना जाएगा। मतलब यदि आप एक बार सीईटी पास कर जाते हैं तो आप उस लेवल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ही कराया जाएगा। टेक्निकल पोस्ट जैसे जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, लोको पायलट या टेक्नीशियन के लिए यह मान्य नहीं होगा। उनका एग्ज़ाम्स पहले जैसे ही कराए जाएंगे। तो घबराएं नहीं दोस्तों, यह एनआरए और सीईटी 2021 से लागू किया जाएगा। मतलब ये सिर्फ अभी कैबिनेट से पास किया गया है, लागू होगा ये 2021 से। तो सवाल ये उठता है कि क्या अभी जो रेलवे, एसएससी या बैंक के रिक्रूटमेंट चल रहे हैं या जिसमें स्टूडेंट्स फॉर्म भर चुके हैं उनका एग्ज़ाम भी एनआरए और सीईटी के तहत ही लिया जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। सीईटी 2021 से आने वाले सभी नॉन टेक्निकल ग्रुप बी और ग्रुप सी रिक्रूटमेंट पर लागू होगा। इससे पहले जितने भी रिक्रूटमेंट हैं उन्हें पहले जैसा ही लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।